सबसे पहले आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट जो हर्ट्ज ने किया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? इसने हाई वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है, एक कॉइल के थ्रू, ठीक है, बैटरी के थ्रू, कॉइल के थ्रू। उससे क्या हुआ कि उस हाई वोल्टेज अप्लाई करने से 2 पॉइंट पे जो गैप मौजूद था, यहाँ पर इस तरह का गैप मौजूद था, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे बिजली कड़की। उसकी वजह से इस पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करने लगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू एनीवेयर इन स्पेस, सब जगह पर ट्रैवल करने लग गई। दूसरी तरफ इसने एक ऐसा ही लूप बनाया जैसा उसने वहाँ पर जनरेट करा था। तो क्या हुआ कि जब वो लूप इससे आगे टकराई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस बार यहाँ पर क्रिएट हो रहा था वही सिमिलर इस बार यहाँ पर क्रिएट होने लगा, जबकि बीच में से कोई भी चीज़ जाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हमें एटलीस्ट जाती हुई नज़र कोई चीज़ नहीं आ रही थी। हमने इस बार यहाँ पर करवाया, वही इस बार हमें यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आया। बीच में नथिंग, मीडियम मीडियम कुछ नहीं। अब इसने जब वहाँ पर एक एलईडी लगाई तो वो एलईडी है वो ग्लो कर गई। इसका मतलब यहाँ से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, और यहाँ से आपका सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहा है। और इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एक वेव जनरेट हो रही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज के जदीद दौर में इसके बारे में बताना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर मोबाइल फ़ोन देखें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कॉल्स कनेक्ट होती हैं आपकी, आपका मोबाइल फ़ोन तो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, तो वो कॉल जाके आपके मोबाइल से कैसे कनेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह आपका जो वाईफाई राउटर्स है, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, डेटा ट्रैवल करवा रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है, तो ये किसके थ्रू ट्रैवल कर जाता है, कौन इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, जबकि हमें तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ये काम कर रही है। ये लाइट ही की एक फॉर्म है, लेकिन विजिबल रीजन में नहीं होती, हम इसे देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है, हम जानते हैं कि माइकल फैराडे ने, अब चैप्टर नंबर 14 आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइकल फैराडे ने कहा था कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैक्सवेल उससे पहले ये शो कर चुका था कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। एक पॉजिटिव चार्ज लो, इसके पास कौन सी फील्ड होगी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको मूव करवाना शुरू कर दो, जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, बात बताई थी। तो जैसे ही मूव करने लगेगा इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी के साथ ही इसके पास कौन सी फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो एक मूविंग चार्ज जो है, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके बाद दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैं स्पेस में किसी तरह ट्रैवल करवा दूँ, स्पेस में ट्रैवल करवा दूँ, जो आपका एंटीना ये काम करता है। एंटीने के अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स होती हैं वो शिफ्ट कर रही होती हैं, अप एंड डाउन मूव कर रही होती हैं इस तरह। उसकी वजह से इसकी ऑसिलेशन के अंदर, स्पेस के अंदर वो एक वेव जनरेट कर देता है, और इस तरह वेव जनरेट करता है कि उस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज है, और मूवमेंट ऑफ चार्ज में दोनों चीज़ें होती हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था। तो कह रहे हैं सच अ मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रोपोगेट आउट इन अ सराउंडिंग स्पेस, जो कि निकल सके बाहर की तरफ, एंटीने में से बाहर की तरफ जा सके, एंटीने में ही ना ऑसिलेट होती है, बाहर भी जाए, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि उसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती हैं तो हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में इस तरह ट्रैवल होती हुई जा रही है, तो वाई एक्सिस के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल होती हुई जाएगी, ठीक है। और क्लियर डेमोस्ट्रेशन जो है ना, क्लियर डायग्राम आपकी यहाँ पर मौजूद है। स्टार्टिंग में वो डायग्राम मैं यहाँ लगाना भूल गया। ये जो आपकी डायग्राम है नज़र आ रही है, इसके अंदर का अप साइड जो है वाई एक्सिस है, इसके ऊपर आपको कौन सी फील्ड नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्स साइड है उसके ऊपर कौन सी फील्ड नज़र आ रही है, द शेडो मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड के दरमियान अगर आप एंगल नोटिस करोगे ना, तो एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रिवर्स होती है वो एक साथ होती है, दे रिवर्स देयर डायरेक्शन टुगेदर। फॉर एग्जांपल जब पॉजिटिव साइकिल आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी पॉजिटिव साइकिल आएगी, और जब नेगेटिव साइकिल आएगी उसकी, तो उसकी भी क्या आएगी, फिर नेगेटिव साइकिल आएगी।
तो जो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव चलेगी, दोनों रिवर्स करते हैं एक साथ, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना भाई, कैसे नहीं करेंगे एक साथ, बस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, याद रखना। अच्छा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह है कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं, उनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो देयर फोर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं, कि वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है। अब अगर आपको इसकी स्पीड ऑफ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वही होगी जो लाइट की वेव है, क्योंकि लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, बस वो विजिबल रीजन में आता है इसलिए उसको लाइट बोलते हैं, क्या हम उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैक्सवेल था जिसने फार्मूला ड्राइव करके दिया था हमें, वो क्या दिया था कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि म्यू नॉट है मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट का इसने जो फार्मूला ड्राइव किया था, जिसकी डेरिवेशनल वर्क आपके पेपर में कहीं नहीं है, सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है, तो ये फार्मूला था। अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ रखें, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बराबर है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो स्पीड ऑफ लाइट का आंसर है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸। अगर आपसे कोई पूछे लाइट की स्पीड क्या होती है, तो वो भी यही होती है भाई, क्योंकि लाइट भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। ठीक है। कुछ वेव्स आपकी विजिबल रीजन में आती है और कुछ आपकी विजिबल नहीं है, तो इनविजिबल है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया, मुख्तलिफ रीजन हो गया। बार गैस ये आपका जो फार्मूला है किसका बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम फ़ायदा क्या ले सकते हैं, फ़ायदे वाली बात। फ़ायदे से पहले हमें समझना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ़ायदे से पहले हमें समझना होगा मॉड्यूलेशन का फिनोमेना। देखिए होता ये है कि अगर मेरे पास एक घर है, ठीक है, मुझे इस घर से इस घर के अंदर मैसेज भेजना है, ठीक है, कोई भी मैसेज भेजना है, तो मैसेज जो होगा वो मेरा होगा सिग्नल, जो मुझे सिग्नल भेजना है, ठीक है, सिग्नल। लेकिन सिग्नल को भेजने के लिए मुझे किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट द कैरियर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सिग्नल को भेजूँ। कैरियर के बगैर अगर मैं सिग्नल को नहीं भेज सकता, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस या इन बिटवीन दीज टू हाउस हमारे पास सिग्नल भले मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे एक कैरियर चाहिए होगा। सिग्नल को कैरियर पे ट्रैवल करवा के भेजा जाएगा और दूसरी साइड पे वो रिसीव होगा। जैसे पुराने दौर के अंदर डाकिया होता था, तो डाकिया क्या होता था, आपका कैरियर होता था, ठीक है ना। तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेट कर रहे हैं हम सिग्नल को कैरियर से मॉड्यूलेट करवा रहे हैं, उससे कैरियर के अंदर चेंज आता है और कैरियर ट्रैवल करके लेके जाता है। आजकल के जदीद दौर के अंदर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई वॉइस मैसेज भेजना है, तो आप जो वॉइस मैसेज देंगे वो आपकी ऑडियो वेव होगी ना, ऑडियो वेव होगी, मतलब आपका साउंड होगा, एक तरह साउंड होगा। तो जो आप साउंड भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्या वो साउंड की तरह ही जाता है, यानी कि रास्ते में भी साउंड चलता हुआ जा रहा होता है, नहीं, साउंड को ओवरलैप यानी कि डब्बे में बंद कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें नज़र नहीं आती और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ट्रैवल करता है, और दूसरी तरफ जब वो पहुंचता है दूसरे एंड के ऊपर, तो दूसरे एंड के ऊपर वहाँ वो ऑडियो सिग्नल रिसीव कर लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से। तो एक्चुअल में जो मैंने आवाज़ भेजी, जो वॉइस मैसेज आपको भेजा, वो मेरा सिग्नल था, लेकिन इसके भेजने के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ी, मोबाइल की ज़रूरत पड़ी। अगर मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ, मैं ऐसे ही कोई वॉइस मैसेज भेजूँ, तो आप तक थोड़ी मेरी आवाज़ कोई पहुँचेगी, कैरियर लेके जाएगा ना, तो कैरियर के बगैर आपका सिग्नल भी बेकार है। जैसे कि अक्सर आपने सुना हो रेडियो स्टेशन में, तो रेडियो के अंदर जब बंदा जो है वो बोल रहा होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो रेडियो स्टेशन के ऊपर बोल रहा है और आपके घर के तक उसकी आवाज़ पहुंच रही है डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं होता ना। उसकी आवाज़ एनवेलप में बंद हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है स्पेस में, और वो किसी को कोई इसको अनपैच नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसी जैसी ना डीमॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले आए। तो वो फिर हमारे तक रेडियो के थ्रू पहुंचती है, तो रेडियो उससे डीमॉड्यूलेट करता है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि हम सिग्नल को कैरियर पे भेज रहे हैं, कैरियर को वेरी करके।
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पहले मॉड्यूलेशन समझ में आई आपके। तो मॉड्यूलेशन की अगर बात की जाए तो मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव। अच्छा, अब हम चेंजिंग किसके अंदर लाते हैं, ये याद रखिएगा, कैरियर वेव में चेंज, सिग्नल में नहीं चेंज आता। जैसे मैंने जो मैसेज भेजा वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, अगर मैसेज ही चेंज हो गया तो जो मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ बदला कोई और बात आप तक पहुँच गई, ऐसा थोड़ी होगा। तो कैरियर वेव चेंज होती है लेकिन कभी भी सिग्नल वेव चेंज नहीं होती। सिग्नल वेव जाती है वैसी, लेकिन कैरियर के हिसाब से जाती है। करेक्टरिस्टिक से मतलब है, करेक्टरिस्टिक जो वेव की होती हैं वो क्या होती हैं, वो होता है उसका एम्पलीट्यूड, वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो या तो हम फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज कर सकते हैं या एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसकी करेक्टरिस्टिक के अंदर हम वेरिएशन लाते हैं टाइम के लिहाज से और उसको भेजते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं सिग्नल के अंदर और सिग्नल को भेजते हैं। या दूसरा ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि मेरी आवाज़, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो वेव्स, और उसको जब हम मिला के भेजते हैं दूसरी तरफ तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेट करके भेज रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। मैं आपको जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसके अंदर मैं आपसे डायरेक्ट नहीं मुखातिब हो रहा। क्लास के अंदर जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब होता हूँ, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिग्नल होता है यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इस वक्त जो आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उसके अंदर रेडियो वेव यानी कि कैरियर का बहुत अहम रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत अहम रोल है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हो, वाईफाई राउटर ना हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। तो सिग्नल व ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो आप तक पहुंच रही है, लेकिन किसकी मेहरबानी से, इस वक्त जदीद दौर टेक्निक के हिसाब से ये रेडियो वेव की मेहरबानी से आप तक पहुँचती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन दो टाइप की हो सकती है और मॉड्यूलेशन कैरियर वेव में होती है। तो मॉड्यूलेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि 10 तरह की वेव्स हैं, अगर 10 तरह की वेव एक जैसी हुई तो किसी की आवाज़ किसी को, किसी का मैसेज किसी को पहुंच जाएगा, तो मॉड्यूलेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। एक मॉड्यूलेशन होती है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी आपकी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी कि एम्पलीट्यूड को उल्टा सीधा करके, वेरी करके, उल्टा सीधा क्या बोल रहा हूँ, वेरी करके, चेंज करके हम भेज सकते हैं, और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके भेज सकते हैं। कैरियर मीन्स जो कि लेके जाएगा, कैरियर उसे कहते हैं जो लेके जाएगा। सिग्नल कैच तो नहीं करता, कैच ज़रूरी नहीं कि कैच करे, लेकिन कैच भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लेके जाएगा। जैसे एक सपोज़ करो मुझे यहाँ से जो है ना वो कहीं जाना है, तो अब मैं बाइक पे जाऊँगा ना बैठ के, फॉर एग्जाम्पल, तो बाइक मेरा कैरियर है और मैं सिग्नल हूँ। मैं जा रहा हूँ ना कहीं, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो बाइक ने थोड़ी ना नमाज़ पढ़नी है। वहाँ मैं बाइक को खड़ा करूँगा, बाइक भी मस्जिद में आ जाएगी नमाज़ पढ़ने, ऐसा तो नहीं होगा। बाइक तो कैरियर है बस, उसका काम मुझे वहाँ तक पहुँचाना है, उसके बाद मेरा काम है नमाज़ पढ़ना। इसी तरह अगर घोड़े पे किसी को भेज दिया मैंने, ठीक है ना, तो उस बंदे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो घोड़े पे जा रहा है, जैसे आजकल घोड़ों का दौर वापसी आ रहा है अर्तुगल में। तो अगर वो अंदर जाए बंदा और घोड़े को भी अंदर ले जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। घोड़ा तो कैरियर था, उसको बाहर खड़ा करे, खुद अंदर जाएगा। तो कैरियर जो होता है वो ले जाने वाला होता है, जो आपके सिग्नल को बिठा के लेके जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके जाती है आपकी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह, आपकी तस्वीरों को एक जगह से दूसरी जगह, आपकी जो मूवीज़ हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेके जाती है। ठीक है, तो कैरियर वो चीज़ है जिसमें जा रहा है। ठीक है, जैसे आप स्टोर में चले जाएँ तो वहाँ पर आप जब ट्रॉली लेते हैं तो ट्रॉली क्या है, ट्रॉली तो आप घर नहीं लेके आ जाते ना, मतलब ट्रॉली जो है वो जो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं ट्रॉली, फिर क्या करते हैं एंड में वो ट्रॉली भी घर पे लेके आ जाते हैं, ट्रॉली भी हमारी होगी नहीं। ट्रॉली सिर्फ वो कैरियर है जो वहाँ पर आपको चीज़ें उठाने में मदद करवा रहा है, आपके सिग्नल्स को कैच करवा रहा है। सारे सिग्नल आप ला के वहाँ दुकानदार को देते हैं और सिग्नल आप लेके घर आ जाते हैं। कैरियर से आपका कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन मॉडिफिकेशन कैरियर करता है, कैरियर को ले लेके फिर रहा हूँ मैं, है ना सब जगह। तो मॉड्यूलेशन किस में होती है, कैरियर में होती है। अच्छा जी, तो अब मॉड्यूलेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक है आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले वेव को दोबारा से रिकॉल करना होगा। वेव क्या होती थी अगर आपको याद हो, तो एक वेव अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, दो वेव ड्रॉ करूँ, तो इस वेव के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था अगर आपको याद हो तो वेव लेंथ होता था। ठीक है, और एक वेव कितनी देर में पास हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी। नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और कितनी हाई ये वेव है, कितनी ऊपर तक जा रही है और उतना ही वो नीचे तक जा रही होती थी, जाहिर है, तो ये इसका क्या कहलाता था, एम्पलीट्यूड कहलाता था। कितनी चीज़ें हो गई, वेव लेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, मॉड्यूलेशन हम सिर्फ दो टाइप की देख रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक एम्पलीट्यूड है, तो इस वेव लेंथ को भूल जाते हैं, इसका कोई खास काम नहीं है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड के अंदर कम या ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा, लेकिन किसके, कैरियर वेव के। सिग्नल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सिग्नल तो जैसा भेजा है वैसे ही रहेगा।
कैरियर आपका चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 बंदों को एक जगह पे पहुंचना है, तो एक बंदा बाइक पे आ रहा है, एक बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो एक बंदा जो है वो आप गाड़ी में आ रहा है, एक बंदा जो है वो घोड़े पे आ रहा है, एक बंदा जो है वो पैदल आ रहा है, तो मतलब जनरली उसकी टांगे कैरियर हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जनरली हम ये कहेंगे कि जो कैरियर है वो वैरी कर सकता है, लेकिन जो आपका सिग्नल है वो पहुँचेगा। सिग्नल मेन टारगेट है, आवाज़ आपकी पहुँचेगी जो आप बात करें। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है कि हम सिग्नल को, जब हमारी जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, ठीक है, उसको जब मैच करवाते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर से, कैरियर को उसको बिठाते हैं जाने के लिए, ठीक है, तो जो चेंज आता है एक नई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनती है, नई वेव बनती है, उसके अंदर एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन हुई होती है, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ होता है। कैसे हुआ होता है ज़रा ये देखें। ये है मेरे पास एक सिग्नल जो मुझे भेजना है, ये मेरा सिग्नल है, ठीक है, और ये मेरा कैरियर है जो लेके जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो मैंने जो प्रोसेस अपनाया वो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ये ख़ास प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू हुआ क्या कि जब ये दोनों मिले तो जो मेरी वेव है वो तो वही रहेगी, लेकिन जो ये वाली वेव है इसकी एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन आ गई। कैसे आ गई? देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे फिर कम हो गया, ज़ीरो हो गया तकरीबन, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। तो ये वेव जो है, ये अंदर वाली वेव जो आपको नज़र आ रही है, इसको देखो कितना चेंज हो गई। और किसके हिसाब से चेंज हुई? सिग्नल के हिसाब से। सिग्नल जितना हाई था उतनी हाई ये गई, जितना लो था उतनी ये लो होती गई। जितना हाई सिग्नल था उतनी हाई ये गई, जितना लो होता गया ये भी लो होती गई। तो सिग्नल के हिसाब से आपकी जो कैरियर वेव है उसके अंदर चेंज आया, लेकिन चेंज आया सिर्फ एम्पलीट्यूड में और किसी चीज़ में नहीं आया। जैसे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेवलेंथ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेवलेंथ सेम हो गई, एक ही वेवलेंथ आई, एक सेकंड में एक ही वेव ट्रैवल करी। एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आया। तो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन कैरियर वेव। सुपर इम्पोज ऑन कैरियर वेव मतलब कैरियर वेव पर भेजा जाता है। लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट रेडियो वेव यानी कि कोई भी हो सकता है आपका मीडियम, वो बता रहे हैं, जैसे गाड़ी, कार, कुछ भी, मतलब बस हो, बाइक, ऑफ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, बट चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इन अ वे दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड, और इसी वे में आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। मॉड्यूलेशन, द कैरियर वेव्स एम्पलीट्यूड इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से आपकी जो कैरियर वेव है उसके अंदर अप एंड डाउन आता है। वो मॉड्यूलेट किसके हिसाब से होती है? वो होती है सिग्नल वेव की। सिग्नल जितना हाई होगा उतना वो ऊपर जाएगी, फिर लो होने लगेगा तो वो भी इसके हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड लो होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको AM भी कहते हैं। AM आपका वॉकी टॉकी वगैरह के अंदर यूज़ होता है अभी। और जनरली जो आपका बात कर रहे थे ना वॉकी टॉकी को, अगर गार्ड्स वगैरह ये वो सब आपको ऑडियो वेव के ऊपर काम कर रहे होते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी जो मॉड्यूलेशन है, मोस्ट फेमस मॉड्यूलेशन, FM रेडियो स्टेशन आपने सुना होगा। FM में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर अगर हम चैनल को ट्यून करें तो हमें मुख्तलिफ चैनल मिलते हैं। FM 103 अलग मिलेगा, 105 अलग फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट किया हुआ था। हर किसी ने अपनी फ्रीक्वेंसी परचेज़ की हुई होती है, वो उस फ्रीक्वेंसी को चलाने के मिजाज, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट होता है। जैसे 103 की फ्रीक्वेंसी वो लॉन्च कर सकते हैं, और 103 की फ्रीक्वेंसी अगर कोई सुन रहा है तो वो उन्हीं की आवाज़ सुनेगा। अच्छा, वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रिसीव ही कर सकता है, मतलब ये एक वन वे ट्रांसमिशन होती है, सेकंड, मतलब आप नहीं बोल सकते कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर होगा क्या, ज़रा ये देख लेते हैं। देखें, अगर ये मेरे पास है वेव सिग्नल जो मुझे भेजना है, और ये है मेरे पास कैरियर वेव, ठीक है, ये कैरियर वेव। तो कैरियर वेव में जो चेंज आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, सिग्नल के हिसाब से, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। जैसे जहाँ पर ये मिनिमम है, जहाँ पर ये ज़ीरो है, ठीक है, वहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी वही रहेगी। अगर एक वेव आ रही थी तो एक ही वेव आएगी, एक सेकंड में एक ही वेव आएगी, यानी यहाँ से आता है अगर एक सेकंड है तो एक सेकंड में एक ही वेव आएगी। यहाँ पर जो है इसकी जो है वो मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड जो है वो इसका क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अगला सेकंड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उससे अगला सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक उससे, तो इस सेकंड के अंदर अब एक वेव नहीं आएंगी, बहुत सारी वेव आएंगी। तो आप क्या कहोगे, क्या बढ़ गया? क्या इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया? नहीं, एम्पलीट्यूड तो वही है, हाइट तो उसकी उतनी है, आप मान लें यहीं से जा रहे हैं
हाइट तो उसकी उतनी है, लेकिन अब क्या चीज़ बढ़ गई, ज़्यादा वेव आ रही है 1 सेकंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब जब ये 0 पे आएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर जब ये यहाँ नीचे जाएगा तो अब फ्रीक्वेंसी बहुत नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब इतनी डिस्टेंस के ऊपर आधी वेव आई, पूरी भी नहीं आई। तो अब सब जगह पे देखो मॉड्यूलेशन किसकी हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है। यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई, यहाँ पे 1 हर्ट्ज हो गई, यहाँ पर फिर 1 हर्ट्ज हो गई, और यहाँ पर 0.5 हर्ट्ज हो गई, आधी आई। तो सारे पॉइंट पे वेव लेंथ जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड मत देखना ऊपर मत गई, समझो यहीं से गई। एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन चेंज किसके अंदर आएगा, जो आपका कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, अकॉर्डिंग्स टू द किसके हिसाब से चेंज आएगा, सिग्नल के हिसाब से चेंज आएगा। सिग्नल हाई हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, सिग्नल लो हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, सिग्नल जीरो हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कैरियर की कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एफएम। ठीक है, तो दो टाइप की आपकी मॉड्यूलेशन होती है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है आपकी, ये एफएम रेडियो स्टेशन के अंदर मैंने जैसे बताया यूज़ होती है। वहाँ पर 103 वाले जो है वो आपसे 103 के हिसाब से अपना सिग्नल जो है वो कैरियर के अंदर सुपर इम्पोस्ट करवाते हैं और आगे भेजते हैं। दूसरी तरफ आप 103 अगर ट्यून करते हैं तो आपको वहाँ पर रिसीव हो जाता है। अब ये मॉड्यूलेशन तो वो प्रोसेस है कि आपने भेजा है, अब डीमॉड्यूलेशन भी तो करनी होगी। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमने तो सिग्नल को कैरियर के साथ मिक्स करके भेजा, अब आपने कैरियर को थोड़ी ना घर पे रखना है, आपने तो सिग्नल को घर पे रखना है ना, मतलब सिग्नल से काम है, कैरियर से थोड़ी काम है। कैरियर से सिग्नल को निकालना होगा, अलग करना होगा। जैसे आपने जो है सपोज करें कि आपके पास जो है वो डाकिया आता है, आपका कोई भी गिफ्ट लेके डाकिया आपके पास आता है, आपको डाकिया इतना अच्छा लगता है कि मेरे लिए गिफ्ट है, आप डाकिया को भी अंदर लेके आ जाता है, आप भी आ जाओ घर में, आप भी रुक जाओ, आप भी हमारा गिफ्ट हो। तो ऐसा थोड़ी होगा भाई, डाकिया तो आपका कैरियर था, कैरियर से आपको उससे साइन करके वो बॉक्स लेना होगा, वो आपका सिग्नल होगा, सिग्नल अलग करना होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में तो हमने कैरियर को दिया था सिग्नल को, और डीमॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, कैरियर से सिग्नल को अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैरियर रिक्वायर्ड नहीं था, वो जस्ट ट्रैवलिंग मीडियम था, हमें सिग्नल को अलग करना है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा फिनोमेना है वेव की ट्रैवलिंग का। ये एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये चीज़ें पूछ लेता है कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन। तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है, सब ओके है, आगे चलें। कैरियर और सिग्नल में आयशा काशिफ बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मैंने कहा ना, एक बंदा जो है जो आपका गिफ्ट लेकर आ रहा है, उस बंदे को आप घर में नहीं रख लेंगे गिफ्ट समझ के, वो बंदा जो है वो सिर्फ गिफ्ट ला के आपको छोड़ के जा रहा है। इसी तरह जब आप कुछ बोलते हैं ना, आपकी ऑडियो जो है ना वो आपका सिग्नल होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होती है। फिर दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं लेते, आप आवाज़ सुनते हैं दूसरे की, तो आवाज़ सिग्नल को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास सपोज करें, बंदा जो रेडियो स्टेशन के अंदर कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो रेडियो स्टेशन से डायरेक्ट आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। मतलब आप जो है वो रेडियो में कोई बंदा गाना गा रहा है, रेडियो में कोई बंदा जो है वो अपना शो जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसकी आवाज़ डायरेक्ट आप तक थोड़ी पहुंच रही होगी। वो आवाज़ जा रही होगी वेव में, यानी कि वो जा रही होगी कैरियर वेव में, कैरियर वेव उसको लेकर आ रही होगी आपके रेडियो तक, रेडियो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा तो आप सुन सकते हैं, वरना आप के कान जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं सुन सकते, वो तो ऑडियो वेव ही सुन सकते हैं ना। तो ऑडियो वापसी निकाल के कौन देगा उसमें से, तो वो रेडियो निकाल के देगा। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। अच्छा सर, ये एम्बॉडेड है या नहीं, क्यों नहीं एम्बॉडेड है माहीन, मैं कुछ अनएम्बॉडेड करा ही नहीं रहा। महानूर, सर डीमॉड्यूलेशन वॉइस नोट्स में कैसे होती है, ये मैंने आपको समझाई ना, वॉइस नोट्स में, अभी वॉइस नोट्स का ही तो समझाया महानूर, कि मैंने बोला उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करा और भेज दिया आपके रेडियो पे।
रेडियो ने उस फ्रीक्वेंसी को कैच करा और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आवाज़ आ रही थी वो आपको सुनाई। तो लेकर आने वाला तो कौन था उस फ्रीक्वेंसी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना, लेकिन आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना दिखाई दे रही है ना आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये काम कर रही है, आपको तो सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। क्लियर है? चलिए जी, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड वो है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड्स। बहुत ही अहम डिवाइस, आपकी सामी नहीं है, सेमी है, सेमीकंडक्टर डायोड है। अच्छा, सेमीकंडक्टर डायोड को समझने के लिए ना हमें समझना होगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को। उसके बगैर हमें सेमीकंडक्टर डायोड समझ में नहीं आएगा। अब ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या है इसके लिए थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री में जाना होगा। ज़्यादातर आज केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, आगे से थोड़ी बहुत केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप एक बात याद करें, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ सोडियम की, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके पास कितने ऑर्बिट होते हैं? पहला ऑर्बिट होता है इसका 1s2, दूसरा ऑर्बिट इसका होता है 2s2, तीसरा ऑर्बिट इसका होता है 2p6 और इसके बाद लास्ट ऑर्बिट इसका होता है 3p1। ऐसा ही होता है, सही करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, गलती तो नहीं करी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स? अच्छा, ये आपके एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स, ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं। और इसका ये इसका वैलेंस एनर्जी लेवल है, लास्ट शेल होता है ना जैसे लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका लास्ट शेल, ठीक है। बाकी सारे एनर्जी लेवल है, ये इसका लास्ट एनर्जी लेवल है, वैलेंस शेल एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको एक सोडियम का ये इतने लेवल्स बताए हैं, आपको लगता है किसी ने एक सोडियम को देखा भी होगा जो इतनी बातें कर रहे हैं? किसने देखा एक सोडियम को? हमने तो आइडिया लगाए हैं एटम के बारे में, मतलब बोहर्स ने या इसका उसने थ्योरी या सब जो दी है वो आइडियल है, मतलब देखा तो नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटल तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा ही एनर्जी लेवल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। तो एक एटम का एक जगह पे होना नामुमकिन है, ठीक है ना, एक एटम का, ओ सॉरी 3s, सॉरी सही कह रहे हो 3s1, 2p के बाद 3s1 आएगा, ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही, 3s1 आएगा। अच्छा, अब जनरली जो बात मैं यहाँ पे समझाने के लिए जा रहा था वो ये थी कि एक सोडियम कई बार एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। कितने सोडियम होंगे, इसी जगह के ऊपर बहुत सारे सोडियम मौजूद होंगे, बहुत सारे, बहुत ओवरलैप हुए होंगे। इनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो इनके एनर्जी लेवल्स है वो भी बहुत सारे ओवरलैप्स हुए होंगे, ये एक सोडियम नहीं बहुत सारे सोडियम, और इनके एनर्जी लेवल्स जो ओवरलैप होंगे उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी का हिस्सा बन रहा होगा। ये जो बन रहा होगा ना, ये बैंड बन रहा होगा, बैंड, एनर्जी लेवल्स नहीं नज़र आएंगे इसके अंदर, बैंड नज़र आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ जो वाइट लाइट है आपकी, वाइट लाइट, वो एक्चुअल में वाइट लाइट नहीं है, वो बैंड ऑफ 7 डिफरेंट लाइट्स है। आप उसको वाइट लाइट कह रहे हो तो, लेकिन उसके अंदर 7 लाइट से जहाँ शामिल है। इसी तरह एक सोडियम तो कहीं पे हो ही नहीं सकता, करोड़ों सैकड़ों सोडियम मौजूद होंगे, तो हर सोडियम का जो एनर्जी लेवल है दूसरे सोडियम के साथ ओवरलैप हो रहा होगा, ओवरलैप होते 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 एक एनर्जी का बैंड बना रहे होंगे। तो दीज बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्ट करता है, यानी कि वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर हम मान लेते हैं कि कंडक्शन बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है वैलेंस बैंड से तो वो कंडक्शन कर सकता है। तो हमने यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो समझनी है वो समझनी है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब होगा क्या, देखें, नई डेफिनेशन आपके सामने आएंगी। किसकी डेफिनेशन नई आपके सामने आएंगी? आपके पास इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इनकी नई डेफिनेशन आपके सामने आएंगी। अभी तक आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनके पास अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो नहीं करते कंडक्ट। लेकिन इस थ्योरी से ना मैं सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सेमीकंडक्टर कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता, सेमी आधा कंडक्टर, तो वो तो एक्सप्लेन नहीं होते। ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी हैं और नहीं भी होते, ऐसे तो कोई नहीं होते। तो इसलिए बैंड थ्योरी पेश की गई। बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है ज़रा वो देखते थे, ठीक है। एक आपका हो गया वैलेंस बैंड, दूसरा हो गया आपका कंडक्शन बैंड।
बस ये कहानी है। वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इन्हें कंडक्ट करना होता है तो ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्शन कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं ना कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी लेवल कहते हैं, फॉरबिडन बैंड कहते हैं, वो इंतहाई कम होता है। जैसे ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, इनके दरमियान गैप ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई मसला नहीं है जब वो कंडक्शन करना चाहे वैलेंस बैंड से कंडक्ट बैंड में चले जाए, इसीलिए ये हर वक्त कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स इन विच देयर इज ऑलमोस्ट नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब जब इंसुलेटर की बात की जाएगी तो भैया सीधी सी बात है, इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान जो एनर्जी का गैप होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि हमारे लिए उतनी एनर्जी सप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, और कंडक्शन की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा ही नहीं सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते जो कंडक्ट करें। तो इनके दरमियान जो गैप है ये कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड। लेकिन फॉरबिडन मतलब जो इजाज़त नहीं देता इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन की, रोकता है। ये गैप इतना ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस गैप को ओवरकम करना या इतनी एनर्जी सप्लाई करना हमारे बस में नहीं होता, तो हम एनर्जी सप्लाई करते ही नहीं है भाई। या जैसे लकड़ी है, मैं उसको अगर हाई करंट दूँ कि भाई तू सप्लाई कर, तो वो लकड़ी जल जाएगी लेकिन कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे। तो बहुत हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉसिबल ही नहीं। इंसुलेटर में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न क्या देंगे, द एनर्जी, द फॉरबिडन एनर्जी लेवल या फॉरबिडन एनर्जी बैंड बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज सो हाई दैट इज 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10⁻⁴ ohms meter, then there is no possibility for an electron to jump from valence band to conduction band, and the conduction of electron is not possible, कंडक्शन हो ही नहीं सकती। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर। अब आते हैं आपके सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जिनके दरमियान वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसे ओवरकम ना कर सकें। हम थोड़ी सी एनर्जी देके उस गैप को ख़त्म कर सकते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन आपका फॉरबिडन गैप को जंप कर सकता है और कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जैसे ये आपका अगर कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी सी हम इसको एनर्जी दी तो ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चले जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। इन कंडक्टर में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती ना थोड़ी सी भी एनर्जी देने की, इसमें एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। तो सेमी कंडक्टर को हम थोड़ी सी एनर्जी दें जिससे उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर हम वो एनर्जी ना दें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब सम ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड टू मेक सेमी कंडक्टर इनटू कंडक्टर। ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर हमें सेमीकंडक्टर बाकायदा दिखाया गया था, उसके प्रैक्टिकल करवाए गए थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर से जो है ना वो आपका AC DC में कन्वर्ट होता है, बड़े काम की चीज़। तो वहाँ पर जो है ना एक स्टूडेंट जो था उससे वो सवाल किया, पूछा कि बताएं सेमीकंडक्टर क्या करता है। तो बच्चा जो था उसने बोला सर सेमीकंडक्टर जो है वो कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता। जो सर जो थे उनको तो सही गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला क्या मतलब है, जब मौसम अच्छा होता है तो वो कंडक्ट करता है और मौसम अच्छा नहीं होता तो नहीं कंडक्ट करता, तो महंगा वाला ख़रीद के लाते तो कंडक्ट करता, सस्ता वाला आते तो नहीं करता है, क्या सोच के वो कंडक्ट करता है, तुमसे पूछ के करता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसमें हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है जिससे उसका फॉरबिडन गैप वाला जो लेवल है वो अचीव हो जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो सम ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड। ये डिफरेंस था, ये बात बताने वाली थी जो अहम थी, जिससे वो सेमीकंडक्टर इसीलिए कहते हैं कि कभी करता है, का मतलब ये है कि हम थोड़ी सी एनर्जी दें तो हम उससे ये काम करवा सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर में तो ये काम हो ही नहीं सकता ना। So these are called conductor, insulator and semiconductor on the basis of band theory। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। अब एक और जो है इसी से कहानी आगे चलती है। पहले आप ये ज़रा तस्वीर को देख लें और इसके अंदर एक नज़र जो बातें मैंने आपको बताई वो रिकॉल कर लें।
आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर की डायग्राम बनी हुई है, सेमीकंडक्टर की बनी हुई है और कंडक्टर की। तो देखें इसके अंदर इतना कम होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होगा। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसको ओवरकम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है और यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं और तीन बातें याद रखनी है। एक आपका होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है आपका वैलेंस बैंड, और एक होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड। अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर है, अगर मॉडरेट है, नॉर्मल है, मतलब इतना है कि हम भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में, तो सेमीकंडक्टर है। और ये गैप है ही नहीं बिल्कुल, तो फिर वो कंडक्टर है। ये डिफरेंस है तीनों में। तो एनर्जी बैंड होते हैं सॉलिड्स के अंदर, हर सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी बैंड होते हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं ना एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ये एनर्जी बैंड बनाए भी जाते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, बना बनाया नहीं होता। प्योरिटी टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल बना बनाया, हमें डोपिंग करके सेमीकंडक्टर को बनाना होता है। लेकिन डोपिंग के फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए और एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए के बारे में जानना है। मुझे कोई ये बता सकता है कि जो आपके थर्ड ए वाले एलिमेंट है इनको थर्ड ए में क्यों रखा गया, फोर्थ ए वालों को फोर्थ ए में क्यों रखा गया और फिफ्थ ए वालों को फिफ्थ ए में क्यों रखा गया? सिर्फ डेफिनेशन ही ज़्यादातर आती हैं। डेफिनेशन में मैंने थोड़ा सा पॉइंट में आपको चीज़ें बताई है ना, आप ये लिख दें बहुत काम की बात जो मैंने आपको बताई है वो लिखने बहुत है। वैलेंस शेल की क्या, वैलेंस शेल की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करूं, बोरोन बोरोन को थर्ड ए में क्यों रखा है, उसी के साथ एल्युमिनियम को, दोनों को थर्ड ए में क्यों रखा है? प्रॉपर्टीज़ की तो वजह है, इसके अलावा और क्या बेसिक वजह क्या है? लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शायद इस, शायद क्यों भाई, शायद अभी खुद अभी तक शोर ही नहीं हुए। यहाँ जब वो सेकेंड ईयर में आ गए और अभी तक इस बात को लेकर शोर ही नहीं है कि थर्ड ए ग्रुप बनाया क्यों है। तो भाई इसीलिए बनाया, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के भी होते हैं तो हम उसको उठा के थर्ड में ही रखेंगे। वैलेंस शेल में अगर किसी के फोर्थ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको फोर्थ ए में ही रखेंगे, अगर वो पी और एस के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ए वालों के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, फोर्थ ए वालों के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और फिफ्थ ए वालों के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। ठीक है। जिस तरह सोडियम सोडियम के साथ ओवरलैप हो रहा था, आपने देखा था ना, डोपिंग सोडियम सोडियम सोडियम, बहुत सारे सोडियम मिलके बैंड बना रहे थे। अगर मैं ऐसा करूं कि एक थर्ड ए वाला एलिमेंट लूं और एक फोर्थ ए वाला एलिमेंट लूं और इनको आपस में डोप करवा दूं, मिक्स करवा दूं, डोपिंग करवा दूं इनकी, ठीक है, तो क्या होगा? ज़रा देखते हैं। ये है मेरे पास सबसे पहले कोई भी एलिमेंट मान लें, किसका, फोर्थ ए का। फोर्थ ए वालों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने डोप करवाया विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए, थर्ड ए से कराया। थर्ड ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपसे कहूँ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? लास्ट शेल में एटम के कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसका जवाब है 8। तो देखिए ये हो गए दो, दो चार, दो छः, एक, इसका पेयर मिसिंग है, तो एक होल क्रिएट हो गया। होल मतलब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो भी अपनी तरफ खींचता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चीज़ ही खींचती है। तो ये जो होल क्रिएट हो गया है, जब हमने थर्ड ए वालों को फोर्थ ए वालों से मिक्स करवाया, तो इस होल की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये पॉजिटिव का काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं पी टाइप मटेरियल्स। तो हमने जब एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए को डॉप्ट करवाया विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, न्यू मटेरियल फॉर्म हुआ जिसको हमने कहा पी टाइप मटेरियल्स। इस पी टाइप मटेरियल्स में होल जो होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं, ज़्यादातर होल आपको खाली मिलेगा, मतलब जगह मिलेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, क्योंकि एक कम है ना भाई, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल। तो होल जो होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर होते हैं,
जबकि माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि दो ही तो चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव, होल और इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, ज़्यादा गैप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। ये बात याद रखें। अब चलते हैं सेकंड डोपिंग पे। दोनों डोपिंग के अंदर फोर्थ ए वाले तो लाजमी शामिल होंगे। फोर्थ ए वाले तो प्योरली सेमीकंडक्टर है, इसीलिए यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये मेरे पास है फोर्थ ए वाला एक एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। फोर्थ ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इसको मैंने डोप करवा लिया किसके साथ, फिफ्थ के साथ। फिफ्थ के साथ कराया तो फिफ्थ के साथ कितने एलिमेंट होंगे, ये मैंने फिफ्थ रखा। तो क्या 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया 5। अब मैं आपसे कहूँ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो लास्ट शेल में फिर से वही जवाब होगा, 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका शेल हो गया कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रह गया, फ्री। अब बताइए ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, अपने से निकालना चाहता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, जैसे उसका नाम पी टाइप था, इसका नाम पड़ेगा एन टाइप। तो आपसे कोई पूछे कि एन टाइप मटेरियल्स कैसे बनते हैं, व्हेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए डोप विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए such that the free electrons becomes majority carrier, ज़्यादातर तादाद में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एंड माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो आपके होल हो जाते हैं। देन द मटेरियल्स आर कॉल्ड एन टाइप मटेरियल्स। तो दो तरह के मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग हम बना सकते हैं। एक पी टाइप मटेरियल्स हो गया, जैसे कि ये मैंने बनाया और इस पर पॉजिटिव 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 लिख दिया, तो ये पी टाइप मटेरियल हो गया। और ये मैंने बनाया, इस पर नेगेटिव 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 बना दिया, तो ये एन टाइप मटेरियल हो गया। इसका मतलब ये कैसे बना होगा, ये फोर्थ वालों को फिफ्थ वालों से डोप करा के बना होगा, और ये कैसे बना होगा, ये फोर्थ वालों को थर्ड वालों से डोप करके बना होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। पॉजिटिव का जो सिंबल है सर्किट का वो ये है, ये पॉजिटिव को शो करता है। और नेगेटिव का सिंबल बैटरी का नेगेटिव जैसे होता है, तो ये अगर आपको ये शो करना है कि पी टाइप मटेरियल्स कौन सा है इसमें से, तो ये पी टाइप है। और ये वाला मटेरियल्स कौन सा है, ये एन टाइप है। अब ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं, अब इसके लिए आपको आगे देखना होगा सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखें, ये मैंने एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्जेस दिखाए, और फिर आपसे सवाल किया बताइए कौन सा मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप है, क्योंकि पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, गुड, पी टाइप मटेरियल, शाबाश। इसी के साथ मैंने एक और बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने नेगेटिव चार्जेस को लिख दिया, और मैंने आपसे सवाल किया ये कौन सा मटेरियल है, तो हो गया एन टाइप मटेरियल्स। तो ये मैंने सीधी लाइन से शो करा किसको, एन टाइप मटेरियल्स को, और ये ट्रायंगुलर शेप से शो करा किसको, पी टाइप मटेरियल्स को। तो ये पी और एन आपस में मिक्स हो गए, तो इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड बनाने की मैंने कोशिश करी। इस पी एन जंक्शन डायोड में होता क्या है देखो, होता ये है कि पी एन जंक्शन डायोड में जब हम इनको करीब लाते हैं, पिघलाते हैं, तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, और जो ये प्रोटॉन होते हैं ये नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो एक आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट आती है, जो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं आपके, ये तो अपनी जगह पे रहते हैं, ये वाले। होता ये है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो जम करके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी पॉजिटिव चार्जेस वही हैं। अभी पहले स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जम करके यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ के नेगेटिव चार्जेस जम करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गई फर्स्ट स्टेज। अब आगे भी तो पॉजिटिव चार्जेस है तो इनको और आगे जाना चाहिए, आगे भी तो नेगेटिव चार्जेस है, इनको और आगे जाना चाहिए, ऐसा ही है ना, और आगे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है,
जब ये नेगेटिव चार्जेस जम करके यहाँ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जम करके यहाँ आ जाते हैं, ये बीच में ट्रैप हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है ट्रैप कैसे हो गए। कैसे हो गए कि जैसे ही यहाँ पर आ गए ना, अब ये जैसे ही और आगे जाने लगते हैं तो पीछे वाला चार्ज इनको अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसके बीच में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी करेगा, तो फिर ये थोड़ी मूव कर सकेगा। अब तो ये हैंग हो गया, अब नहीं मूव कर सकता। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे होगा। जब ये पहली मर्तबा जंप कर जाएंगे, तो पहली मर्तबा जंप करने के बाद ये ट्रैप हो जाएंगे। अब ये मज़ीद इससे आगे जंप नहीं कर पाएंगे। तो जब ये आगे मूव नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह क्या होगी कि आगे पीछे जाके खुद ही इन्होंने अपने आप को जाम कर लिया। जैसे ट्रैफिक आ रहा है, गाड़ी यहाँ से आई, दूसरी गाड़ी यहाँ से आई, दोनों आपने सामने के मुँह लेके खड़े होगा, फिर कौन जाएगा? अब तो कोई जा ही नहीं सकता ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये जो सिचुएशन है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन बन गया। जब हमने पी टाइप मटेरियल्स को एन टाइप मटेरियल्स के पास लेकर आए, तो सम ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एन टाइप में शिफ्ट करेगा और सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस जो है वो पी टाइप में शिफ्ट कर दे, एंड द फर्दर मूवमेंट जो है वो उनकी स्टॉप हो गई। इनके दरमियान पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब ये कंडक्ट नहीं कर सकते करंट को, इनमें से करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। ये आपने सेमी कंडक्टर बना लिया कि फिलहाल इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकता। अब कंडक्ट होगा कैसे? उसके लिए आपको उसको हाई वोल्टेज देने होंगे, ताकि जो बीच में बैरियर बन गया है ना, ये बैरियर टूट जाए, ये दीवार गिर जाए और फिर ये फ्रीली इधर उधर मूव हो सके। इस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड करने होते हैं, और उन वोल्टेजेस के प्रोवाइड करने के बाद ये कंडक्टर बन जाता है। तो अभी ये इंसुलेटर है, उस वोल्टेज के बाद ये कंडक्टर बन जाएगा। तो देयर फोर इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। और ये डिवाइस आपकी कहलाती है सेमी कंडक्टर डायोड। क्लियर है? और इस बैरियर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। जंक्शन बोलते हैं बिटवीन पी एन एन। और इस डिवाइस को बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ये डायोड भी कहलाता है, डायोड भी बोलते हैं। जब पी को एन से मिलाओ तो पी एन जंक्शन डायोड बनता है, इसको डायोड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी कोई सवाल वगैरह आप